अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, 18 साल से मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और ये तालियां बजते रहें क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे जज बहुत खास हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। दलाई लामा से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर 90,000 लोगों की सर्जरीज कर चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी के भारत में पायनियर हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रदीप चौबे। डॉक्टर चौबे भी मध्य प्रदेश से आते हैं, जबलपुर के हैं। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज डॉक्टर प्रदीप चौबे की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे शिवराज सिंह चौहान के पॉलिटिकल करियर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालकर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक रिकॉर्ड कायम किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुए शिवराज सिंह चौहान आज पूरे प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर हैं। शिवराज सिंह का जनता से संपर्क बनाए रखने का अंदाज निराला है। शिवराज सिंह लोगों के बीच रहते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं। आजकल वो मध्य प्रदेश की बहनों से संवाद करते दिखाई देते हैं। कभी शिवराज सिंह भक्ति के रंग में झूमते गाते नजर आते हैं तो कभी अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार विधानसभा के चुनाव जीते। 2020 में शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में धुआंधार कैंपेन कर रहे शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम शिवराज सिंह चौहान पर। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप है कि ये राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। शिवराज जी, सच है कि बचपन से ही आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करते थे और मैंने तो सुना कि आप साधु बनना चाहते थे। मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे है, जहाँ मेरा जन्म हुआ जैत। और बचपन से वहाँ साधु संतों का आना जाना लगातार लगा रहता था, तो उनकी संगत मिलती थी। तो मेरे मन में भी एक इच्छा जागी थी कि मैं ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान की गोद में बैठूं। और इसके लिए मैं कई बार कोशिश करता था नर्मदा जी के तट पर बैठ के भगवान की भक्ति करने की, ध्यान करने की, प्रार्थना करने की कि मुझे भी अपनी गोद में बिठा लो। तो अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि मुझे संस्कारों से मिली और मैं काफ़ी प्रयत्न ये करता था, लेकिन उसी में से मुझे दिशा भी मिली। बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी। गीता जी पढ़ने के कारण ये भाव मन में पैदा हुआ कि ये जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, मानव जीवन सफल और सार्थक करना चाहिए। और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी की किताब मेरे हाथ लगी बचपन में ही, जब मैं 6वीं 7वीं पढ़ता था। और उसके कुछ पंक्तियां आज भी मुझे बहुत प्रेरणा देती है।
वो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। स्वामी जी कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तो मैंने भी ठान लिया कि कुछ ना कुछ करना है जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए। आपने जब कुछ करने की कोशिश की, 7वीं क्लास में आपने नेतागिरी करने की कोशिश की, तो चाचा ने बहुत पिटाई की थी आपकी। बिल्कुल सही जानकारी है आपको। जानकारी तो आपको बहुत गहरी होती है रजत जी। दरअसल जब मेरे मन में ये भाव हुआ कि कुछ करना है, तो हमारे यहाँ जो मजदूरी करने वाले हमारे भाई बहन थे और बच्चे भी उस समय मजदूरी करते थे, ये बात मैं लगभग 50 साल पहले की बता रहा हूँ, तो उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी और बदले में रुपए नहीं देते थे, अनाज नाप के देते थे एक बर्तन में, जिसको हम पाई और कुड़ा कहते थे। तो वो 2.5 पाई नाप के देते थे। मुझे लगता था 2.5 पाई सुबह से लेकर रात तक की मजदूरी के लिए बहुत कम है। तो एक दिन मैंने अपने मंदिर पे गांव के मजदूरों को इकट्ठा किया। उम्र कम थी इसलिए कुछ हुए कुछ नहीं हुए, और फिर वहाँ मैंने कहा कि देखो भाई, ये 2.5 पाई मजदूरी बहुत कम है। तो मजदूर बोले, भैया हम क्या कर सकते हैं, हम आंदोलन करेंगे, अपन काम बंद कर देंगे, किसानों के खेतों में काम करने नहीं जाओगे तो ये मजदूरी बढ़ाएंगे। बोले ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, कोशिश करेंगे तो होगा। क्या करें, हम उनका जुलूस निकालते हैं। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी गांव में, तो हमने पेट्रोमैक्स जलाया, जो गैस बत्ती होती है। एक मजदूर ने सिर पे रखा, बाकी मैं उनके साथ खड़ा हुआ, बाकी लोग मेरे पीछे चले, और हमारा नारा था 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। लेकिन जब वो जुलूस मेरे घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे चाचा जी लाठी लेके निकले और उनका, आओ मैं देता हूँ मजदूरी तुम्हें 5 पाई। जैसे उनने लठ उठाया, बाकी तो छोड़ के भाग गया, अकेला मैं पकड़ा गया। और उसके बाद जो धुनाई हुई है वो अभी तक याद है। लेकिन आपकी जो धर्म के प्रति आस्था थी वो अब तक नहीं बदली। अब भी हम देखते हैं कि आप मंदिर में जाते हैं, भजन गाते हैं, झांझर बजाते हैं। निश्चित तौर पर भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, उस विरासत को आगे बढ़ाना और उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना, श्रद्धा की दृष्टि से देखना, ये मेरे स्वभाव में है, ये मेरे संस्कार में है। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं मंदिर पहुंचता हूं। ऐसे कुछ वीडियोस मेरे पास में हैं, जब आप मंदिर पहुंचे, कैसे आपने भजन गाए, कैसे आप मगन हो गए, वो मैं जरा जनता को दिखाना चाहता हूं। जब आपके राजनीतिक विरोधी कमलनाथ इनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिवराज जी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इनका नाम तो शिवराज सलमान रख लेना चाहिए था। और मुंबई चले जाते एक्टिंग करने तो मध्य प्रदेश का बहुत नाम करते। रजत जी, इसका जवाब मैंने नहीं, जनता ने दिया। जब उनने ये कहा तो लोगों ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। मैं वो फोटोग्राफ्स आपको और आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं साथ लेके आया हूँ, एक नहीं अनेक हैं। मैं चाहता हूँ कि जनता ने जो जवाब दिया है वो लोग देखें। ये तो सलमान के साथ उनकी तस्वीर है और ये जैकलीन फर्नांडिस हैं। अब आप देखिए, वो कहते हैं शिवराज सलमान, करीना कपूर के साथ भी हैं। हाँ। और ये दिया मिर्जा। आप जानते हैं इन सबको? मैं इतने नजदीक से नहीं जानता जितनी गहराई से कमलनाथ जी जानते हैं। अब देखिए, फोटो उनके, जानते वो हैं, साथ वो हैं, और मुझसे कहते हैं कि मैं बॉलीवुड जाके एक्टिंग करूं। आईफा वो कराएं, करोड़ों रुपया उसमें वो लगाएं, और मुझसे कहते हैं मैं बॉलीवुड जाऊं। ये तो जनता का जवाब है जो मैंने दिया। वो कहते हैं कि शिवराज जी को न मैं नाचने में हरा सकता हूं न गाने में इनका मुकाबला कर सकता हूं, कलाकारी में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव में इनको हरा दूंगा। चुनाव में तो जनता फैसला करती है, लेकिन जनता के बीच रहना ये मेरा धर्म भी है, मेरा स्वभाव भी है। हम लोग आफ्टर ऑल लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं,
और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो मैं वो कोई मौका नहीं छोड़ता जनता के बीच रहने का। कार्यक्रम हो, कार्यक्रम ना हो, धार्मिक आयोजन हो, कोई उत्सव हो, अपनी जनता के बीच रहता हूँ, जनता के बीच नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ, गले भी लगाता हूँ। लेकिन जो भजन कीर्तन आप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसके बारे में कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, हिंदुत्व का नाम लेकर के वोटों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व क्या है ये हमारे विरोधी मित्र जान लें। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है, ये हिंदुत्व है। सबको अपने जैसा मानो, ये हिंदुत्व है। जियो और जीने दो, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश मतलब बुराइयों का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत हिंदुत्व है। और इस हिंदुत्व पर हमें गर्व है। लेकिन आजकल आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आपके हिंदुत्व में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस के जितने कार्यालय हैं उनमें कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये हिंदुत्व या धर्म चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा। आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। लेकिन कांग्रेस ने पहले तो हिंदू के नाम पे ही भड़कते थे। हिंदू कहना मतलब संकीर्ण है, सांप्रदायिक है, नाम मत लो। कई तो राम को काल्पनिक कहते थे। वहां तो लोग ये कहते थे अस्पताल बना दो, टॉयलेट बना दो, ऐसी बात करते थे। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। भारत की परंपराएं, जीवन मूल, संस्कृति, संस्कार, राम, कृष्ण, शिव, उन्होंने ऐसी धारा मोड़ी कि अब इनको लग रहा है कि इसके बिना काम नहीं चलना चुनाव में भी। तो अब ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, अब त्रिपुंड लगाते हैं और सिया राम, जय जय राम, और कई तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब वो सबसे बड़े हनुमान भक्त कार्यालयों में हनुमान जी का पाठ करा रहे हैं। ये तो चमत्कार है जो मोदी जी ने, जो मुख्य धारा है देश की, उस पर आने को विवश कर दिया। देखिए, वो तो लोगों को बताते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की, बजरंगबली की 110 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है। देखिए, जाम सांबली वहां का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बरसों पुराना। तो पहले वो कहते थे सब मैं नहीं बनवाए, तो मैंने ये कहा कि लाल किला और कुतुब मीनार भी आप नहीं बनवाई होगी। तो अब बाद में मंदिर बनाया उन्होंने, कहीं प्रतिमा लगाई, अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये धर्म और आस्था नहीं है कि आप दिखाने के लिए कार्यालय में पाठ करो सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का। ये दिखावटी है, चुनाव के लिए लग रहा है कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। आजकल तो संतों की कथाएं करवा रहे हैं वो। हाँ, मैंने सुना कि बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी कथा करवाई छिंदवाड़ा में। पहले वो उनकी पार्टी के कई लोग, जिन संतों को ढोंगी, अलग अलग नामों से संबोधित करते थे, अब जब लग रहा है कि काम नहीं चलेगा तो कथाएं भी करा रहे हैं। तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा उन्हें बजरंगबली का? देखिए, बजरंगबली तो जो पात्र होता है उसी को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप भी जवाब तो बराबर का दे रहे। आपने छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनवाने का घोषणा की है, उसमें कौन सी गलत बात है? हमने केवल छिंदवाड़ा में नहीं, और आज से नहीं, हमने जो सिंहस्थ उज्जैन में कराया, उस समय कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। एक नहीं, अनेकों मंदिर, क्योंकि वो हमारी आस्था के केंद्र हैं। हमने उज्जैन में महाकाल महालोक बनवाया, हम ओरछा में राम राजा लोक बना रहे हैं, हम जाम सावली में हनुमान लोक बना रहे हैं,
हम कहीं बनवासी राम भगवान लोग बना रहे हैं। संत रविदास जी का विशाल मंदिर जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया सागर के बड़तुमा में, वो लोग बन रहा है। देवी लोग बन रहा है सलकनपुर में। अलग अलग लोग बन रहे हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति को भावी पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। देखिए, हजारों साल पुराना हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, इसको आने वाली पीढ़ी को सौंपना, इस विरासत को, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो एक तरफ आस्था के कारण हम कर रहे हैं, श्रद्धा के कारण हम कर रहे हैं, ये भी राजधर्म है। अपने विचारों को, और मैं कहता हूँ जैसे हम बना रहे हैं ओमकारेश्वर में एकात्म धाम, स्टैचू ऑफ वनडेस हम बना रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का। शंकराचार्य जी कहते थे एक ही चेतना सभी प्राणियों में है, जड़ में भी और चेतन में भी है, एक ही चेतना। और इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और मैं मानता हूं आदिगुरु शंकराचार्य जी की ये विचार कि एक ही चेतना हम सब में है, सारे भेदभाव और मतभेदों को समाप्त कर देंगे और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएंगे। और इसलिए स्टैचू ऑफ वननेस हम बना रहे हैं विश्व को शांति का संदेश देने के लिए। और एक बात और इसके साथ में जोड़ रहा हूं, हमने उज्जैन में महाकाल महालोक बनाया। श्रद्धा और आस्था का सैलाब तो उमड़ा ही, लेकिन वहां की पूरी आर्थिक दशा बदल गई। अकेले उज्जैन में सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ लोग महाकाल महाराज के दर्शन करने आए। 2 करोड़ लोग। उज्जैन बदल गया। सैकड़ों होम स्टे, होटल, रिसोर्ट, अलग अलग तरह की रिक्शा वाले का रिक्शा चल रहा है, टैक्सी वाले की टैक्सी चल रही है, होटल वाले की होटल चल रही है, कोई फूल मालाएं बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है। उज्जैन अकेले में 100 करोड़ रुपए का दान 10 महीने में आ गया। ऐसी भीड़ उमड़ती है कि पूरी की पूरी उज्जैन की दशा बदल के रख दी है आर्थिक रूप से। हमने वहां जो दुकानें बनाई थी महाकाल महालोक में, उन दुकानों का जब ऑक्शन किया तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 2.5 करोड़ रुपया एक दुकानों के ऑक्शन में 100 वर्ग फुट की दुकान। मरीन ड्राइव में इतनी कीमत है दुकानों की। तो महाकाल महालोक तो बना, श्रद्धा और आस्था के कारण तो आते ही हैं, लेकिन हजारों लोग रोजगार से लग गए, पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। तो आस्था और श्रद्धा के साथ साथ बाकी लोग भी हम बना रहे हैं, वो आध्यात्मिक सुख तो देंगे ही, भौतिक प्रगति भी करेंगे। शिवराज जी, आपने तो हनुमान लोक बना दिया, आपने तो महालोक बना दिया, आपने तो राम लोक बना दिया, तो विरोधी दलों के लिए तो परलोक हो गया। वो भी देखें और शांति का अनुभव करें वहां जाके। लेकिन ये बात सही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी श्रद्धा के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी भी गई, वो भी नर्मदा मैया की पूजा करने गई। नर्मदा मैया की पूजा करें, क्षिप्रा मैया के तट पे जाएं। अब ये बदले बदले से नजर आते हैं, और ये बदलना केवल चुनाव के लिए, ये श्रद्धा के कारण नहीं है, ये विश्वास के कारण नहीं है, ये भक्ति के कारण नहीं है। अब इसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं बगुला भक्ति। जनता से जरूर सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मैंने आपका एक गाने का वीडियो देखा था। सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। क्या आप 2 लाइनें हम सब के लिए गुनगुना के दिखा सकते हैं? एक बात सही है कि मैं कभी कभी गाता हूं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गाता, गला फटा बांस हो गया भाषण दे दे के मेरा। लेकिन जनता के बीच में गाते हैं और लोग प्रेम के कारण सहन भी कर लेते हैं। तो अभी गाना है क्या? तो जनता की डिमांड है, आप जरूर गा दीजिए। हाँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है,
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। धन्यवाद। अब शिवराज जी, चुनाव का मौका है, आपको तो चलना ही होगा। मेरे साथ जनता भी चल रही है। तो एक ब्रेक हम यहां ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शिवराज सिंह चौहान पर सवालात का एक और दौर। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे टाइम रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा नहीं औरंगजेब हो गया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि ये आजकल मुफ्त का माल बांटते हैं। शिवराज जी, आपकी बातें सुन के लगता है कि आपने बिल्कुल मुफ्त का माल, मुफ्त का पैसा बांटने का अभियान चला रखा है। आप कहते हैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे हैं, मैं भी 6,000 दूंगा। कोई बेटी गांव में पढ़ने जाएगी तो मुफ्त में साइकिल दूंगा, कोई टॉपर होगा तो सूटी दूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं और जनता की जरूरतें पूरी करना, विशेषकर वो भाई बहन या वो बेटा बेटी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर मैंने स्कूटी दी तो एक प्रतिस्पर्धा पैदा की कि 12th में अगर कोई बेटा बेटी अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। अब बच्चे पढ़ते हैं कि मैं स्कूटी लूँगा। हमने तय किया कि 75% अगर कोई मार्क्स लेके आएगा तो उसको मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप पढ़ाई के काम आएगा। हमने तय किया कि अगर कोई गरीब है जिसके पास रहने की जगह नहीं, परिवार बड़ा हो जाता है, दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, अब छोटे से घर में जगह ही नहीं रहने की, हमने कहा उसको फ्री में प्लाट देंगे, गरीब है। तो अगर इस धरती पर वो पैदा हुआ है तो इतना हक तो है ही कि रहने के लिए कम से कम एक जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो, जहाँ वो अपना घर बना सके। कहाँ से जमीन लाएंगे इतने लोगों को देने के लिए? ऐसा है कि हमारे पास जमीन मध्य प्रदेश में है भी नहीं तो खरीद के देंगे। देखिए, इस धरती के संसाधनों पर गरीब का भी हक है। ये हवा, ये पानी, ये जंगल, ये जमीनें, ये खदान गरीब की भी है, उसका भी बराबर का हक है और इसलिए मैं उसका हक देता हूँ। ये सामाजिक न्याय है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, केवल चुनाव के समय नहीं, ये योजना अगर हमने बनाई तो हमने 2005 से बनाना शुरू की अलग अलग योजनाएं। साइकिल मैंने इसलिए दी बेटियों को, पहले बेटियों को दी थी क्योंकि गांव में कांग्रेस के ज़माने में एक तो शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, स्कूल ही नहीं थे, जो थे वो पेड़ों के नीचे लगते थे और गुरुजी जो पढ़ाते थे उनको 500 रुपया तनख्वाह देते थे। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जिनने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था। एक स्कूल में मैं गया, उस समय मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया गंगा जी कहाँ से निकली, तो वो बोला विंध्याचल से। तो मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या गजब करते हो, गंगा जी तो हिमालय से निकली, बच्चा बता रहा है विंध्याचल से। तो बोले 500 रुपया में तो साहब विंध्याचल में से ही निकलेंगे। बुरी हालत थी। उन परिस्थितियों में मैं मुख्यमंत्री बना तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल कम थे, दूसरे गांव में बेटियों को पढ़ने ही नहीं जाने देते थे माता पिता। तो मैंने कहा कि बेटी पैदल नहीं जाएगी, मैं साइकिल दूंगा, बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाएगी। उनने साइकिल दी। उसके बाद भांजे मुझसे नाराज होने लगे कि मामा बेईमानी हो रही है, भांजियां साइकिल पे जा रही है, हम पैदल घिसट रहे हैं। तो मैंने भांजों को भी साइकिल दे दी और अब वो सफर स्कूटी तक पहुंच गया। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब सुना कि बहनोई और फूफा भी नाराज हैं क्योंकि बहनों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भांजियों को दे दिया, बहनोई रह गए। ये 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो उन्हीं को दे रहे हैं। 6,000 में 6,000 मैंने भी मिलाए तो 1,000 रुपया महीना मध्य प्रदेश के हर किसान को मिलता है और ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। देखिए, सचमुच में आप देखेंगे हमारा मजदूर भाई बहनों, गरीब भाई बहनों, जैसे मैंने एक योजना बनाई, ये
मैंने बनाई जनता की तकलीफें जमीन पे देख के। मैं बचपन से अपने गांव में देखता था, बेटी और बेटा दोनों में लोग भेद करते थे। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, खुशियां मनाई जाए, लड्डू बांटे जाए, बधाई गाई जाए, और बेटी अगर आ जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और तब मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। मैंने गांव में उस बहन की तकलीफ देखी कि जब हर कभी पति छोटी छोटी बात पर डांटता था और कई बार मार भी देता था, मैंने पिटती हुई बहनों को दूसरों के घर में जाके बचाओ कहते हुए देखा। तब मन में तकलीफ होती थी कि स्त्री और पुरुष की समानता आखिर कब होगी। और बेटियों की तकलीफ देख के मैं बताना चाहूँगा रजत जी, मेरे मन में ये भाव आया कि बेटी को आने से दुनिया में तब तक रोकेंगे लोग जब तक वो बोझ लगेगी। बेटी को वरदान बनाना चाहिए। और इसलिए मेरे मन में, लेकिन शिवराज जी 18 साल बाद आपको बेटियों की याद आई? 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अब चुनाव आ रहा है तो बेटियों को 1000 रुपए देंगे उनके अकाउंट में? नहीं, ये जो मैं योजना बता रहा हूँ, ये 2006 में बनाई मैंने, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहली योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ हो गया था। 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और एक जगह जब मैंने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, तो एक बूढ़ी अम्मा का बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई, बड़ी हो गई, और शादी में दहेज का इंतजाम करना पड़ा तो तू करवाएगा क्या? तब मुझे लगा कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और तब मैंने तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी। पहली योजना बनाई मैंने मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, जिसमें तय किया कि गरीब बिटिया की शादी अब हम करेंगे, सरकार करेगी, माता पिता पर बेटी बोझ नहीं रहेगी। और दूसरी योजना मुझे कहते हुए गर्व है, मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने अपने अफसर बुलाए और ये कहा कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी। तो पहले तो वो हंसे, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा। बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से इतने पैसे हम जमा कर दें कि जब वो 21 साल की हो तो 1 लाख रुपया मिल जाए। तो उस समय हमने तय किया कि 30,000 रुपया बिटिया के जन्म के साथ हम 2 बेटियों तक बिटिया के माता पिता के खाते में जमा कर देंगे। और उसको शिक्षा से मैंने जोड़ा। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो 6000, और अब कॉलेज में जाती तो 12,500, पास आउट करती है तो 12,500। और अब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मैं निःशुल्क करवाऊंगा। और मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश में 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी, 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पे, अब 956 बेटियां 1000 बेटों पर जन्म ले रही है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान बन गई। और ये 2006 में किया। बहनों का दुख और तकलीफ देख के हमने पहली योजना बनाई थी, क्योंकि मैं गांव में देखता था मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे तकलीफ होती थी, दर्द होता था। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत की मैट पर रख के दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा बेटी को ढंग से दूध भी नहीं पिला पाती थी। और तब मैंने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4000 रुपया देंगे, ताकि पोषण आहार ले सके, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और जो कोख में बेटा बेटी पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि कम से कम 1-2 महीना वो आराम तो कर सके, कम से कम अपनी ममता से अपने बेटा बेटी को दूध तो पिला सके और आराम करने का मौका भी मिल जाए। और आज मुझे कहते हुए गर्व है रजत जी, मध्य प्रदेश में बेटियां कोख में नहीं मारी जाती, कोख को कत्ल खाना बना दिया था लोगों ने। अगर ये पैदा हुआ कि बेटी जन्म लेगी तो कोख में ही मार दो, दुनिया में पैदा ही मत होने दो। ये कम बेटियां क्यों पैदा होती थी? भगवान भेदभाव नहीं करता था, इंसान करता था, इंसान। और इसलिए हमने बनाई ये योजना। लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक का सफर हमारा वहां से प्रारंभ हुआ। और केवल इतने ही नहीं, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हम महिलाओं को देंगे, क्योंकि बहनें चुनाव ही नहीं लड़ती थी। घूंघट बांधो, घूंघट मारो, घर में रहो, रोटी बनाओ, और दूसरा काम नहीं था। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया 30% भर्तियां पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे।
विरोध बहुत हुआ, पुलिस के अफसरों ने भी विरोध किया कि ये कैसे होगा, पुलिस काम कैसे करेगी। लेकिन मुझे अपनी बेटियों के सामर्थ्य पर भरोसा था, मुझे विश्वास था कि बेटी के हाथ में बंदूक दूंगा तो वो डाकू और गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के दिखा देगी। 30% भर्तियां तब से हमने की, 50% भर्तियां हम बेटियों की कर रहे हैं टीचर्स जैसी परीक्षाओं में। और आज आप चारों तरफ देखेंगे मध्य प्रदेश में बेटों के साथ बेटियां भी आगे बढ़ रही है। और एक तरकीब और मैंने निकाली, मुझे लगा कि स्त्री के नाम से भी, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों समान होने चाहिए, बेटा बेटी दोनों समान होने चाहिए, दोनों के हक समान है, दोनों के अधिकार समान है। लेकिन संपत्ति अगर खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पे खरीदी जाती थी। मकान, दुकान, जमीन खरीदना है तो पुरुष के नाम पे खरीदो। हमने तय कर दिया कि अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा। उसका परिणाम रजत जी आपको मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में अब 45% संपत्तियां महिला के नाम खरीदी जाती। पति अपनी पत्नी से कहते तेरे नाम खरीद रहा हूं, स्टाम्प के पैसे बच जाएंगे, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण का अभियान है, ये फ्री बांटना नहीं है। ये जो लेकिन ये जो योजनाएं हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, ये वाकई में उन तक पहुंचता है? मॉनिटरिंग कैसे होती है? डीबीटी सीधे खाते में, अकाउंट में पहुंचता है, बीच में और कोई नहीं है। ये तो कांग्रेस का जमाना था, जब स्वर्गीय राजीव जी कहा करते थे मैं क्या करूं, 1000 भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हम ऐसे मजबूर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। 1 रुपया देते तो सीधा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है, उसी के खाते में वो निकालता और इस्तेमाल करता है। शिवराज जी, सारे जो आपके भांजे हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियों के अकाउंट में 1000 रुपया महीना जाता है, आप कह रहे हैं 3000 कर देंगे, लड़कों के हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये 1000 रुपया लाडली बहनाओं के खाते में जा रहा है, और बेटियां जो लाडली लक्ष्मी उनकी योजना अलग है, लेकिन बेटों के लिए भी हमने कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, आप साइकिल देना हो, किताबें देना हो, मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और उस योजना में तय किया कि हमारे बेटा बेटी किसी भी जाति समाज के हो, मैंने जातियों से ऊपर रखा बच्चों को। बच्चों में क्या भेद करना, हर एक बच्चे को, वो किसी भी जाति का हो, अगर वो मेधावी है और 12वीं में वो 75% अंक लेके बेटा भी आता है तो उसकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर 8 लाख रुपए तक की उसकी आय होती है तो मामा करवाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी, आप जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। गरीब के बेटा बेटी नहीं चुका सकते, किसान के नहीं चुका सकते। तो मैंने कह दिया कि चिंता मत करो मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। और बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं बेटों को और आगे बढ़ाने के लिए अभी हम एक योजना और लेके आए हैं, स्काई सीखो और कमाओ योजना। कई राजनीतिक दल सस्ते नारे उछालते हैं, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो लंबी उड़ान भर सके। ये बेरोजगारी भत्ता घोंसला और बेईमानी भी जो अनाउंस करते हैं, वो इतने बैरियर्स लगा देते हैं कि बच्चों को मिलता ही नहीं, संख्या ही बहुत कम होती है, और बच्चे बेरोजगारी भत्ता चाहते भी नहीं है। हमने तय किया कि हम मध्य प्रदेश के बच्चों को काम सिखाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे उनको। वो अलग अलग कंपनी में, संस्थानों में काम सीखेंगे, और काम सीखने के बदले उनको 8000 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक दिया जाएगा। और बाद में काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिलेगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का हमारा अभियान इसी साल चल रहा है, इस साल हम पूरा कर देंगे। और हर महीने 3 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लोन, जिसमें हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, जो इसकी गारंटी भी मामा ही लेता है, वो भी हम बच्चों को दिलवा रहे हैं। तो बेटों के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा, भांजे भी आखिर मेरे प्राण हैं, उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने गारंटी दी थी, हमारे आइडिया चुरा लिए। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को 1500 रुपये महीने का वादा किया था, शिवराज ने पहले ही 1000 दे दिए। उन्होंने गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने को कहा था, आपने 450 में दे दिया। अब देखिए 2017 में 1000 रुपया मैंने, ये स्कीम कब शुरू हुई मैं बताना चाहता हूँ। 2017 में मध्य प्रदेश में 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां थी, बैगा, भारिया और सहरिया, जहां पोषण का स्तर बच्चों का भी अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि अगर इन परिवारों को आगे ले जाना है तो मैं
परिवार की जो मुखिया है बहन, उसके खाते में 1000 रुपया डाल दूं, क्योंकि बहन या महिला पैसे का दुरुपयोग नहीं करती। अगर पैसा उसके हाथ में आया तो सबसे पहले बच्चों पे खर्च करेगी वो। तो हमने 1000 रुपया डालना शुरू किया और बाद में जब हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो आप आश्चर्य होगा जान के कि बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। माँ के पास 1000 रुपया आया तो बच्चे को दूध खरीदा, फल खरीदे, दाल लेके आई, बच्चों के कपड़े लाई, बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। वहाँ से मेरे हिम्मत और बढ़ी और मुझे लगा कि हर गरीब बहना के खाते में 1000 जाना चाहिए। तो हमने चुनाव के कारण नहीं, हमने जो 1000 पहले हम दे रहे थे वो भी लाखों थी, उन बहनों को उसका विस्तार करके अब उसको हर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो बहनें उन तक पहुंचा दिया। और मुझे खुशी है, कई बार तो मैं भावुक हो जाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले झाबुआ गया था, वो फोटोग्राफ आप कभी देखना, जगह जगह बहन इकट्ठी होती, रोकती है। उस बहन ने भी आवाज़ दी, भैया मैंने कहा रोको, बहन बुला रही, आके मेरे गले लग गई, सिर पे हाथ, मुझे बलैया लेना, माथा चूमना। और फिर उसने कहा कि तुमने जो पैसा दिए थे, ये मेरे ठेला लगा है सब्जी का, मैंने सब्जी खरीदी, ये ठेला लिया है, हाथ ठेला, और इस पर सब्जियां बेच रही हूँ और रोज 200-250 रुपया मैं कमाने लगी हूँ। किसी ने पुरानी सिलाई की मशीन खरीदी और वो सिलाई के काम में लग गई। तो ये महिलाएं हैं जिनने उस पैसे का उपयोग आजीविका चलाने के लिए प्रारंभ कर दिया, उनकी जिंदगी बदल रही है। तो ये फ्री में बांटना नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का मेरा अभियान है। और ये मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। महिला सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की भरसक कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा था ये रेवड़ी कल्चर वाले एक्सप्रेस वे नहीं बनवा सकते, नए एयरपोर्ट नहीं बनवा सकते, हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, ये सिर्फ वोट मांग लेते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप तो वही कर रहे हैं। जो केवल रेवड़ियां बांटते हैं उनके लिए कहा है। आप देखिए रजत जी, मध्य प्रदेश में जाके हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश क्या था, 2003 में मध्य प्रदेश में टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा कि गड्ढा में गड्ढा पता नहीं चलता। कोई मध्य प्रदेश में आता था और गाड़ी उचकने लगती थी तो समझ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। बंटा ढार कर दिया था पूरा दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश का। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल बिछाया है, तो हमने बिछाया है। अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हमने पूरे मध्य प्रदेश को बदल दिया है। और केवल सड़कें नहीं, मध्य प्रदेश में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। जब उनका राज था कांग्रेस का तो 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिला करती थी। केवल बिजली की उपलब्धता और उत्पादन 5000 मेगावाट के नीचे था। आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मध्य प्रदेश की जनता को हमने 24 घंटे बिजली देकर घरों को रोशन करने का काम किया है। हमने पावर प्लांट नए लगाए। शिवराज जी, जरूर बिजली दे रहे हैं आप, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 पर आधा बिल, तो ये फ्री बीज नहीं है, ये हम मुफ्त नहीं की रेवड़ी नहीं है। कांग्रेस ही कहते हैं, हम तो पैसे ले रहे हैं लेकिन गरीब से कम लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मध्य प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कभी कम नहीं किया। रेवेन्यू सरप्लस बजट है हमारा। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। सीएम राइज जैसी स्कूल बना रहे, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38 और 40 करोड़ की है, जहां गरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं पाने का काम करेंगे। ग्लोबल स्किल पार्क जैसे हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए सिंगापुर के सहयोग से इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, इंफ्रा का पूरा जाल बिछाया है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, जब कांग्रेस का राज था 2002 और 2003 तक, तब मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम थी 11,000, आज हो गई है 1,40,000 रुपया बढ़ के। मध्य प्रदेश में कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था का आकार था 71,000 करोड़, आज बढ़ा के हमने कर दिया उसको लगभग 15 लाख करोड़। मध्य प्रदेश में फसलों का, अनाज का उत्पादन था केवल 100 करोड़ के आसपास, आज वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 650 करोड़। मध्य प्रदेश गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है। हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के जमाने में माइनस हुआ करती थी, लगातार 1.5 दशक तक
मध्य प्रदेश ने 18% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल करके केवल देश में नहीं दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड। लगातार इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज आजादी के पहले भी कुल 7.5 लाख हेक्टेयर थी, हमने बढ़ा के 47 लाख हेक्टेयर पहुंचा दी और 65 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। और सिंचाई का चमत्कार है कि खेती हमारी तेजी से बढ़ती गई, खेती से तेजी से बढ़ी तो अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो गई। मध्य प्रदेश का योगदान देश की जीएसडीपी में केवल 3.6% हुआ करता था, आज 4.8% हो गया। कितनी तेजी से हम बढ़े। बजट कभी 21,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। शिवराज जी, पूरा इलेक्शन कैंपेन यही करना है क्या? मैंने केवल इसलिए कहा कि फ्री वीज नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताइए, मैं आपको फिगर बताता हूं। आप लड़कियों को 1,000 रुपए महीना देंगे, उसका खर्चा होगा 18,000 करोड़। 3,000 रुपए जब उनके खाते में जाएंगे, 54,000 करोड़ रुपए। कहां से आएंगे इतने पैसे? देखिए, हमारा अभी बजट है 3,14,000 करोड़। इसके बाद मैंने रिवाइज किया कि नहीं और उसको ठीक करें तो 5,000 करोड़ बढ़ाए तो वो भी 5,000 करोड़ आ रहे हैं। अगले साल हमारा बजट इससे कम से कम 25% ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। हमने तय किया हम 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाएंगे और तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही, तेजी से। तो हम बजट का आकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, निवेश आ रहा है। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, जिसको तेजी से हम जमीन पर उतार रहे हैं। हमारे यहाँ आईटी कंपनीज आ रही है, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, एमएसएमई तेजी से बढ़ रही है। तो हम ऐसे ही गरीब थोड़ी रहने वाले। वो जमाना चला गया जब हमें बीमारू राज्य कहते थे, वो कांग्रेस का जमाना था। अब बीमारू नहीं, हम विकसित राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पैसे का इंतजाम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश में जब बच्चा पैदा होगा, उससे लेके जन्म से लेके मरण तक सारा खर्चा सरकार देगी। पढ़ाई भी सरकार कराएगी, इलाज भी सरकार कराएगी, खाना भी सरकार देगी। जो बच्चे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनका देखिए ये ड्यूटी है सरकार की, एजुकेशन, शिक्षा देना। अगर किसी के पास पैसे नहीं तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है क्या? प्राचीन काल में भी भारत में फ्री एजुकेशन थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी जी के आश्रम में गए थे तो संदीपनी जी फीस नहीं लेते थे, समाज शिक्षा का व्यय वहन करता था। जो गरीब है, मैंने 8 लाख की सीमा बताई, 8 लाख रुपया से जिनकी कम आए हैं उनको करना, ये हमारा धर्म है। देखिए, हम बच्चे के पास अगर पैसे नहीं तो उसको मजबूर छोड़ दें, और वो यही सोचता रहे कि टैलेंट तो है, काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे मम्मी पापा के पास, तो मैं आगे बढ़ जाता। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। देखिए, इसीलिए कमलनाथ जी आजकल कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां जाते हैं योजना का शिलान्यास कर देते हैं। देखो, जिसमें दम होता है वही तो करता है। हम केवल शिलान्यास थोड़ी करते हैं, फिर भव्य भवन भी खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि घोषणा वीर है, इनका वीर ही तो घोषणा करते हैं, कार्य थोड़ी घोषणा करते हैं। हम घोषणा भी करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे टाइम रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। मैं कभी नहीं कहता मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खूब पैसा है। विकास के कामों के लिए भी कमी नहीं है और जन कल्याण के लिए भी कमी नहीं है। आपने इतनी अच्छी बात कही है। यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। तब इनने कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री भले ही ना हो लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि ये हर किसी को धमकाते हैं। शिवराज जी, बहुत बरसों से मैं देख रहा था आपकी भाषा बड़ी शालीन, जनता से बात करते हैं तो बड़े मीठे मधुर, लेकिन आजकल आपके भाषण सुनता हूं, आप कहते हैं 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा।
आप कहते हैं मकान खोद के मैदान बना दूंगा, आप कहते हैं क्रश कर दिया जाएगा, कुचल डालूंगा। किनको? देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री बना, आजकल नहीं, मैं प्रारंभ से बनाता हूं, मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना। उस समय मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जाना जाता था डकैतों के लिए। चंबल के बीहड़ों की फिल्में बनती थी, चंबल की कसम, अलग अलग डाकुओं पे, डाकू मलखान सिंह, बड़े डाकू मलखान सिंह, पान सिंह, अनेकों ग्रोह थे। और ऐसे लाइन में खड़े करके गोलियों से भूने हैं उस समय कांग्रेस की रिजीम में। 14 लोगों को भून देते थे गोलियों से। शाम को 5 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता था, पता नहीं कब डकैत अपहरण करके ले जाए और फिरौती देना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही ग्वालियर में बैठक की, डीजीपी सहित बाकी अफसरों को बुलाया और सीधा कहा था कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। टास्क दिया हमने, और मुझे अपनी पुलिस पे गर्व है। 6 महीने के अंदर सारे डकैतों के बड़े ग्रोह समाप्त कर दिए गए। जब कांग्रेस थी तब संरक्षण मिलता था, साफ कर दिए सारे डकैत, और आज तक एक डाकुओं का सूचीबद्ध ग्रोह आज तक हमने तैयार नहीं होने दिया, पनपने ही नहीं दिया, खत्म कर दिए। नंबर 2, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी के राज्य में नक्सली सिटिंग मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की गर्दन काट ले गए थे। ऐसा नक्सलवाद बढ़ रहा था। हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से नियंत्रित करके रख दिया। अब आगे नहीं बढ़ पाए कहीं नक्सली। इसी साल भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो 8 नक्सली मारे गए। हमने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। दिग्विजय जी के जमाने में बंटाढार युग था, वो कितनी सिमी की आपराधिक घटनाएं करते थे, हथियारों के जखीरे बरामद होते थे। हमने ध्वस्त कर दिया सिमी के नेटवर्क को, और सिमी के लोग जेल में बंद थे, निकल के भागने की कोशिश की तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। हमने अपराधियों के खिलाफ शुरू से कार्रवाई की है, और अब भी अगर कोई माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, दुराचार करेगा, मैं छोड़ दूंगा। तब हमने तय किया कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। हमने सबसे पहले कानून बनाया है, और ऐसे अपराधियों को मैं कहता हूं 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे। और इसका मतलब यह है कि हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बन जाए, ताकि अपराधी गलत काम करते हुए कांपे। माफियाओं के लिए, जो दुष्ट है, बदमाश है, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार, लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार, जनता के लिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ आपने योगी आदित्यनाथ का आइडिया चुरा लिया, अब बुलडोजर चलाते हैं आप भी, बाबा को बुलडोजर आ जाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि हम कड़ी कार्रवाइयां तब से कर रहे हैं, तब भी चलते थे। अभी हमने, सही है बात, 23,000 एकड़ जमीन, मैं कह रहा हूं आप, 23,000 एकड़ जमीन ऐसे लोगों से जो अपने आप को दबंग मानते थे, प्रभावशाली मानते थे, माफिया मानते थे, जिनसे डरते थे लोग, उनके यहाँ अवैध अतिक्रमण थे, बुलडोजर चलवा के मुक्त करवाई। और जो जमीन हमने मुक्त करवाई वो गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों के घर बना रहे हैं। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में सुराज कॉलोनी बन रही है इन्हीं माफियाओं से जो जमीन हमने छीनी। जहां आपने सुराज कॉलोनी बनाई है वहां पर दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ भी गए थे, और दिग्विजय सिंह तो आंसू बहा रहे थे कि अपने गरीबों दलितों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। माफिया अगर उनके मित्र हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। किसी गरीब पे बुलडोजर नहीं चला, जिनके यहाँ चला उनके यहाँ वो आंसू बहाने गए थे, क्योंकि शायद उनके कार्यकर्ता होंगे और सारे गलत काम इन लोगों के संरक्षण में उन सरकारों में किए होंगे उनने, लेकिन मामा के राज में गड़बड़ करने वाले नहीं बच सकते। और आपने कह दिया टाइगर जिंदा है। ये तो मैंने तब कहा था जब मैं 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं था। तब इनने कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। आपके बारे में विरोधी दलों के नेता क्या कहते हैं, इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश गई थी, उन्होंने कहा कि 220 महीनों के शासन में शिवराज सिंह चौहान ने 225 घोटाले किए। अच्छी तुकबंदी जमाई, 220, 225 घोटाले किए कि नहीं किए?
उनको तो जितना नाम याद आते हैं बीच में, ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, खाना खाओ घोटाला, पानी पियो घोटाला, अंदर जाओ घोटाला, बाहर जाओ घोटाला। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इसको समझाओ तो ये घोटाला क्या है, बोले तुम पढ़ लो। सच बात यह है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। अभी जब पहले कांग्रेस का शासन था तब घोटाले होते थे, और अभी 15 महीने उनका शासन था, क्या हालत कर दी थी मध्य प्रदेश की। मैं पूछना चाहता हूं, वो घोटाले की बात करते हैं। शिवराज, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जो उन्होंने स्पेसिफिक कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लेटर जारी किया और ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने चिट्ठी लिखी हाई कोर्ट को और कहा कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है। हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा, वो मिले ही नहीं कहीं। जो पता दिया था वहाँ उसका अस्तित्व ही नहीं था कहीं। ये तो पता नहीं कर्नाटक या पता नहीं कहाँ से इन्हें सीखा कि बार बार कह दो कि हो रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, और इसलिए इस तरह की बात करते हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, ईडी के, 280 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कमलनाथ जी बताएं किसके करीबी थे। इनके आसपास के सारे लोगों के पास आप अखबार की कटिंग्स देख लीजिए, उस समय के समाचार देख लीजिए। वल्लभ भवन को दलालों का, वल्लभ भवन मतलब मध्य प्रदेश का सेक्रेटरीट, दलालों का अड्डा बना दिया गया था। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता था। कलेक्टर और एसपी के पदों पर जो लोग जाते थे उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। वल्लभ भवन में जनता नहीं आती थी, जनप्रतिनिधि नहीं आते थे, दलाल बैठे रहते थे। दलाल जो सौदे करते थे, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम उनने किया। और जो घोटालों की बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, कौन के रिश्तेदार हैं वो, पहले वो जवाब दें। केवल आरोप लगाना आसान होता है। लेकिन वो तो आपको पे सीएम कहते हैं, उन्होंने पोस्टर निकाले। देखिए उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। पहले कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद उनको थी कि इतने साल हो गए अब सरकार बन जाएगी, जमीन नीचे से खिसक रही है, तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं जिसको ना कोई सुनता ना मानता। कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं उस पर, उन्हीं के लोगों को भरोसा नहीं है। तो अगर उन्होंने 15 महीने भ्रष्टाचार किया था तो आपने उसकी जांच कराई? अभी तो कई जांचें चल रही है। अभी जो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स, उसमें काम किए बिना करोड़ों रुपयों का पेमेंट हो गया, तो उसकी भी जांचें चल रही हैं। और आपके लोगों ने पोस्टर भी निकाल दिया, करप्ट नाथ कह दिया कमलनाथ को। वो तो जो जैसा है लोगों ने किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कैंपेन तो पहले नहीं चलता था। वो पे सीएम कहें, आपके लोग करप्ट नाथ कहें, एक दूसरे को झूठा कहें, चोर कहें। नहीं, उनने शुरू किया है उनने, तो वो जैसे है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं। जैसे आपके यहाँ से नारा लगा 50-50 आधा आधा, कमलनाथ दिग्गी का साझा। जब इनकी सरकार चलती थी तो इनकी सरकार में कौन असली मुख्यमंत्री है यही भ्रम होता था। सामने चेहरा था कमलनाथ जी का और पीछे से काम करते थे दिग्विजय जी। लोग कहते थे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। तो अब उसी पे से ऐसे नारे बने होंगे। देखिए, वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। 27 लाख किसानों का लोन उन्होंने माफ किया मुख्यमंत्री बनते ही। 900 से ज्यादा वादे किए थे, वचन दिए थे 900, और वादा यह था कि 10 दिन के अंदर, आप गिनते हुए सुन लीजिए, वो वीडियो मैंने कई जगह दिखाया था। राहुल जी कहते थे, राहुल बाबा 10 दिन के अंदर, और गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीना हो गया, किसान कर्जा माफी का इंतजार ही करता रहा। केवल कर्मकांड पूरा किया, लाखों किसानों को इनने डिफॉल्टर बना दिया। जो इस आशा में कि हमारा कर्जा माफ होगा, पैसा नहीं भरा तो डिफॉल्टर बन गए, उनके ऊपर ब्याज की गठरी चढ़ गई। वो ब्याज की गठरी मैंने अभी उतारी है, 2200 करोड़ रुपया उनके नाम से जमा करके इनने किसानों को धोखा दिया। बेरोजगारों के साथ छल किया, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक ढेला नहीं दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा कि तुम्हें जितना कर्जा तुम्हारा सारा माफ कर देंगे, एक का माफ नहीं किया। इनने कहा कि हर फसल पे बोनस देंगे, 900 वादे, एक फसल पे बोनस नहीं दिया, 900 वादे, एक वादा पूरा नहीं किया, एक वचन नहीं निभाया। और जब ये वचन निभा नहीं रहे थे
तभी तो सिंधिया जी ने कहा कि भाई वचन निभाओ, तो कमलनाथ जी उन्हीं से अकड़ गए कि नहीं निभाते तुम क्या कर लोगे, उतर जाओ सड़क पे। तो सड़क पे उतर के उन्हें सरकार गिरा दी इनकी। सिंधिया जी ने गिरा दी कि आपने गिरा दी? नहीं, ये तो सिंधिया, देखिए कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा देर से पीसती, बारीक पीसती, लेकिन ऐसा बारीक पीसा कि उनकी सरकार को पीस दिया उनने। काम भी उनने ऐसे किए जिससे कांग्रेस टूट गई। सिंधिया जी समझाते रहे कि भाई ये वादे पूरे करो, जनता की सेवा करो, तो इसी का बुरा लगता था। दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि उन्हीं से लड़ बैठे। आपने 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी सरकार गिराने के लिए। अब दिग्गी बाबा कुछ भी कहते रहते हैं, बेसिर पैर की बातें। अब झेप बिठाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि वो कमलनाथ के सलाहकार थे इसलिए कल कमलनाथ जी मारे गए। अब जनता को भरोसा ही नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, कांच की हंडी केवल एक ही बार चढ़ती, बार बार थोड़ी चढ़ती। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीएम साहब होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, तो इतने बिजी शेड्यूल में भी आप इतने फिट कैसे रह पाते हैं? वो पूछ रहे हैं कि चेहरे की लाली का राज क्या है? नहीं, चेहरा तो इतना लाल नहीं है मेरा लेकिन ये बात सच है कि 24 में से 18 घंटे मैं काम कर लेता हूं, और उसके 2 कारण हैं। एक, अंदर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होना। देखिए, मनुष्य के अंदर एक तड़फ होती है कुछ करने की, तो शरीर से अपने आप में से रसायन निकलने लगते हैं जो आपको ताकत देते हैं काम करने की। अगर आपके मन में संकल्प पैदा हुआ कि वैष्णो देवी 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाऊंगा, तो बच्चे भी चढ़ जाते हैं, और वैसे कह दो 2 किलोमीटर चढ़ जाओ तो नहीं जा पाओगे। संकल्प है तो शरीर वो ताकत पैदा करता है, नंबर 1। दूसरा, आपको शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मैं सुबह योग करता हूँ, थोड़ा ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। देखिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने के लिए, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, 3 चीज़ों का मैं पालन करता हूँ, मितभुक, ऋतभुक और हितभुक। मितभुक मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, ऋतभुक मतलब ऋतु में जो चीज़ें पैदा होती है, फल और बाकी चीज़ें सब्जियाँ, वो खाओ, और हितभुक मतलब शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाओ। अगर कचौड़ी समोसे उड़ाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे तो फिट नहीं रह पाओगे। तो मैं इन चीज़ों का पालन करता हूँ। जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज्ञान की बात आपने एक वाक्य में बता दी। शिवराज जी, एक और ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का एक और दौर। तो ये तो ट्रिक होगी आपके पास में कि 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार फिर आपके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। शिवराज जी, प्रियंका गांधी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, और जब इतने साल कुर्सी पर बैठा रहता है कोई आदमी तो थोड़ा आलसी हो जाता है। जब इतने साल कुर्सी पर बैठा रहता है तो लोग उसका चेहरा देख देख के परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फटीग आ गया आपके चेहरे से। अब प्रियंका जी को क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं। 18 साल में तो मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो पार्टी के इच्छा से और जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। मैं दिल्ली में ही 7 पंडित पंत मार्ग पर रहता था, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो अचानक मेरी पत्नी ने मुझे जगा, मैं कभी दिन में सोता नहीं, उस दिन पता नहीं कैसे मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया। तो मुझे जगाया कि टीवी में पट्टी चल रही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैंने कहा तुम भी सो जाओ, सपने मत देखो। उन्होंने कहा नहीं सही है। इतनी देर में घर की घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भूपेंद्र हुड्डा जी खड़े हुए थे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन मेरे बगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसके पहले, तो बगल बगल में हम रहते थे, 7 नंबर और 9 नंबर में। तो वो मुझे बधाई देने, आप पहली बधाई मुझे हुड्डा जी ने दी कि अरे आप मुख्यमंत्री बने।
इसके बाद पार्टी कार्यालय से हमारे संगठन महामंत्री जी का तत्कालीन फ़ोन आया और मुझे बताया कार्यालय आ जाओ। मैं कार्यालय गया तो वहाँ मुझे सूचना दी गई कि आपको मुख्यमंत्री की जवाबदारी पार्टी दे रही है। तो मैं गया और शपथ ली, मुख्यमंत्री बन गया। जनता जब तक आशीर्वाद देगी, पार्टी जब तक चाहेगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। प्रियंका जी के चाहने से, राहुल जी के चाहने से थोड़ी कुछ होना है। लेकिन शिवराज जी, पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इच्छा होगी वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कई लोग बरसों से काम कर रहे हैं। आप हमेशा नॉट आउट का दिखा देते हैं और उनको बेचारों को बैटिंग नहीं मिलती है। नहीं, हम कब सब तक लोग फील्डिंग करेंगे? हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करते हैं। जिसको जो जवाबदारी दी जाती है वो पूरी करता है, आगे भी जिसको जो जवाबदारी दी जाएगी वो पूरा करेगा। ये सही है कि जब कमलनाथ की सरकार चली गई थी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था, तो केंद्र की इच्छा ये थी कि आप सेंटर में आके मोदी जी की सरकार में मंत्री बने और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, मुझे तो ये कभी नहीं कहा गया। मुझे तो पार्टी ने ही आदेश दिया कि अब फिर आपको मुख्यमंत्री बनना है। पार्टी के आदेश से और पार्टी के फैसले से फिर मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, पार्टी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने तो गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदल दी, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल दिया, तो शिवराज सिंह चौहान में ऐसा क्या प्रेम उनको जागा कि आपको दोबारा बना दिया? मैं एक बात बताऊं, मोदी जी अद्भुत और अद्वितीय नेता है। वो किसी इंडिविजुअल से प्रेम नहीं करते। ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए, मुझे भी गलतफहमी नहीं है कि वो प्रेम करेंगे तो प्रेम के कारण किसी को बना देंगे। अगर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रेम करते हैं तो देश को प्रेम करते हैं, देश की जनता को प्रेम करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को वो प्रेम करते हैं और उनकी सेवा में उनने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। इतना हार्ड वर्किंग, दिनों रात मेहनत करने वाला कोई नेता दुनिया में कहीं देखा है? 24 घंटे 365 दिन एक ही धुन, और बेहतर कैसे, और अच्छा कैसे, और बेहतर कैसे। वो केवल जो अच्छा काम करता है दिनों रात उसी से प्रेम करते हैं। बाकी उनका राग ऐसा नहीं रहता कि नहीं आप कुछ नहीं करो और आप पे प्रेम उमड़ जाए। उनका प्रेम ऐसा कभी नहीं रहता। वो खुद दिनों रात काम करते हैं। अब कई बार हमें लगता है वो जवाबदारी देते हैं, कोई योजना बनाते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आइडियली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। उन्होंने कहा स्वच्छता, स्वच्छ भारत, हमने मेहनत की। मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमा और मध्य प्रदेश आज स्वच्छता में नंबर 1 राज्य है। उन्होंने कहा पानी बचाओ, जल संरक्षण में भी मध्य प्रदेश आज नंबर 1 राज्य है। उनने स्मार्ट सिटी की योजना लाए, स्मार्ट सिटी में भी मध्य प्रदेश आज नंबर 1 राज्य है। उन्होंने कहा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना हमने इंप्लीमेंट की, नंबर 1 है। हम मध्य प्रदेश दर्जनों योजनाओं में प्रधानमंत्री जी की नंबर 1 है। और नंबर 1 पे होने के बाद भी जब हमको ये लगता है कि अब तो हमने अच्छा कर दिया तो प्रधानमंत्री जी बहुत शाबाशी देंगे, लेकिन जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये तो हो गया, लेकिन ये 4 चीज़ें होती तो और अच्छा रहता। काम की इतनी भूख है इनमें, और करो और करो और करो और करो। कभी जिसको हम कहते हैं ना कि नहीं पूरा हो गया, नहीं और बेहतर, भारत आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे और बेहतर कर सकते। तो उनकी सरकार में मंत्री होना या उनके राज्य में चीफ मिनिस्टर होना तो मुसीबत का काम है। मुसीबत का नहीं, आनंद का विषय इसलिए है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं और वो भी सर्वश्रेष्ठ देते हैं और लोगों से सर्वश्रेष्ठ लेने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा देश आज जो कभी पीछे रह गया था, देखो 9 साल में देश बदल गया। रजत जी, ये गर्व होता है, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मेरी पार्टी से आते हैं। देखिए वो तो देश के नेता, और देश नहीं, उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लीडर हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और विश्व आज उनके पीछे खड़ा है। कई मुद्दों पर वो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें देख के ये गर्व होता है। और जब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के देश, बड़े बड़े देश सर्वोच्च सम्मान देते हैं तो वो सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का होता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप देखिए, ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री कहीं देखा है कि रूस हो अमेरिका हो, दोनों ललायत रहते हैं। वो अमेरिका जिसने कभी मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा देने से इनकार किया था, व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाता है और राष्ट्रपति दंपत्ति पलक पावड़े बिछाए खड़े रहते हैं और हम सब भारतवासियों का
सीना गर्व से भर जाता है। वो प्रधानमंत्री कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो और हमारे बच्चे फंस जाएं, तो बच्चे कैसे निकल के आएंगे? एक फोन रूस के राष्ट्रपति को जाता है, एक यूक्रेन के राष्ट्रपति को जाता है और कह देते हैं कि तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकलेंगे, तब युद्ध विराम हो जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आएँ। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर निकलते हैं, रूस की तोपें भी बंद हो जाती है, यूक्रेन भी रुक जाता है और हमारे बच्चे भारत माता की जय कह के बाहर निकल आते हैं। पीछे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री तो और बेहतर कैसे देश आगे बढ़े। और मैं आज कह रहा हूं आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही, उन्हीं की आंखों के सामने और हमारी आंखों के सामने भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। एक नरेंद्र ने 100 साल पहले कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता फिर से एक बार अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, दूसरे नरेंद्र के हाथों ये पूरा हो रहा है। शिवराज जी, इस समय तो आपके सामने चैलेंज है मध्य प्रदेश के चुनाव का, तो क्या वो चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके काम पर लड़ा जाएगा? देखिए, मोदी जी को पूरा देश श्रद्धा से देखता है, उनके पीछे खड़ा है, तो मोदी जी तो सब जगह है, पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का क्या करेंगे? कहते हैं कि वहां पर 3 तरह के लोग हैं, एक नाराज, एक महाराज और एक शिवराज। दिक्कत कांग्रेस की ये है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। सपने में भी हम नजर आते हैं, जैसे बैल को कपड़ा दिखाते हैं लाल भड़क जाता है, वैसे ही सपने में भी कमलनाथ जी, दिग्विजय जी नींद में ही कई बार शिवराज 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 चिल्लाते रहते हैं। तो अब सपने में भी हम दिखते हैं और वो हमें इस तरह के विश्लेषणों से संबोधित करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेड है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री है लेकिन मध्य प्रदेश में काम करने जाना नहीं चाहते थे। नहीं, ये सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। सिंधिया जी के साथ भी जो लोग आए, वो दूध में जैसे शक्कर मिलके एक हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी में एक रस हो गए। और मुझे ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि हम सब मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि काम करने के तौर तरीके में तो हर एक व्यक्ति के अंतर होता है। 2 भाइयों की भी कार्यशैली एक समान नहीं होती। अपने कहा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग तरह का सोच सबका रहता है। लेकिन अपने ये भी कहा एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, सत्य एक है, अलग अलग तरीके से लोग कह देते हैं। तो काम करने के थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन सिंधिया जी के मन में कभी कभी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्यों नहीं होना चाहिए? किसी के मन में भी इच्छा होना बुरी बात बनने नहीं देते ना। वो तो पार्टी बनाएगी, जनता बनाएगी। लेकिन हम सब लोग कोई तो ट्रिक होगी आपके पास में कि 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार फिर आपके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो जो सीक्रेट है वो बता दीजिए। नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। खूब मेहनत करें, काम करें, करते जाएं और एक बात, सबको स्नेह दें, प्रेम करें, आदर दें, अहंकार से कभी ना भरें। मुझे एक श्लोक गीता का मैं आज बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कौन? जब ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो संग से मुक्त रहे, सबको समान माने। राजनीति की भाषा में कह दो गुटबाजी सी है, मेरा ये तेरे से मुक्त रहे, सबको समान प्यार करे और जो जिस लायक है उससे वो काम ले, ये मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य, घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। जिसमें अहंकार आया वो सेवा नहीं कर सकता, तो अहंकार मत लाओ कभी, विनम्र बने रहो। और धृति मतलब धैर्य। कई बार परिस्थितियां आती है, आप धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, नहीं, धैर्य मत खो। और उत्साह, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर काम करने की आग लगातार जलते रहना चाहिए। अगर उत्साह नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो ये उत्साह होना चाहिए। अगर एक आध बार सफलता नहीं मिली तो अभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और अंत में वो कहते हैं सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा,
अगर सफलता नहीं भी मिली तो काहे को परेशान होते हैं? कोशिश की, नहीं मिली तो भी ठीक है, मिल गई तो भी ठीक है। अब 18 में हम सरकार नहीं बना पाए, वोट हमें ज्यादा मिले थे, सीट कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, बहुमत उनका भी नहीं था। हमने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई, उतने आनंद और प्रसन्नता के साथ गवर्नर का इस्तीफा दिया और कहा नाउ आई एम फ्री। देखिए, जैसे आप भोला उठा के फिर काम करना शुरू कर, जैसे आप बता रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछा। आज की राजनीति में राहुल जी ने लालू जी से पूछा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करके इंडिया बना लो। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने, इंडिया को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया बनाया है। ये INDIA ये इकट्ठे कोई प्रेम से नहीं हुए, इनके विचार एक नहीं, इनका सोच एक नहीं, इनके सिद्धांत एक नहीं, ये अलग अलग राज्यों में लड़ते रहे हैं दिनों रात। नहीं, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के पीछे आपने ED और CBI लगा दी है। 2 चीजें हैं, एक बात बिल्कुल आपने सही कही, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एक तो नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद उनको मिल रहा है कि उनके पक्ष में समर्थन की लहर है, बाढ़ है। और जब आपने देखा नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचने के लिए एक ही पेड़ पे कई तरह के जीव जंतु चढ़ जाते हैं। मैंने नर्मदा जी में एक बार बाढ़ आई तो नाव से हम कुछ लोगों को बचाने गए तो एक पेड़ पे एक बंदर भी चिपका हुआ था, एक आदमी भी बैठा हुआ था, एक सांप भी था, चींटे चींटी भी थी, लेकिन ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी लाठी उठा के मार रहा था, ना बंदर उछल कूद कर रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे। अपनी अपनी डाल पे सब चिपक के बैठे। तो आप ये विरोधी दलों को बंदर सांप कह रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की ऐसी बाढ़ है देश में कि ये सब हमारे, वैसे ही उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे ये लोग बैठ जाते थे वैसे विपक्षी नेता एक ही पेड़ पे चढ़ गए, विचारों के कारण नहीं चढ़े। और दूसरी बात, भारतीय राजनीति में पहले चलता था कि नेता कुछ भी पाप कर लें, करप्शन, भ्रष्टाचार कुछ भी करें, अंततः सजा वजह नहीं होती, बच जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गड़बड़ करने वाला है तो उसको छोड़ूंगा नहीं। कोई किस खानदान से आया है इसकी चिंता किए बिना जिसने गड़बड़ की उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो उस कार्रवाई से भी डर रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी। और इसलिए अब कार्रवाई होती तो घबराए हुए हैं कि मारे जाएंगे सब, और इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। शिवराज जी, चुनाव आपके सामने है और सारे विरोधी दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो मामा का मुकाबला करने के लिए एक दिल्ली से चाचा वहां गए हैं। उनका कुछ असर होगा? देखिए, मामा का रिश्ता है आत्मीयता का रिश्ता। जब मैंने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो पहले छोटी छोटी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया, फिर बाद में हमारे बेटा बेटियों के साथ मेरे बहुत स्नेह के संबंध है, हमेशा उनसे मिलता हूँ, तो बेटों ने भी फिर मुझे मामा कहना शुरू किया। और बाद में तो अब यह हालत हो गई कि बूढ़े भी मुझे मामा ही कहते हैं, मामा हो। लेकिन ये प्यार के कारण, स्नेह के कारण, इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि अब चाचा आ गया यहाँ। तो ऐसे ही जाते कोई चाचा थोड़ी बन जाता है चाचा केजरीवाल। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बनावटी रिश्ते जोड़ने से काम नहीं चलेगा। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी वाइफ आपके साथ हर अवसर में दिखती हैं और वो एक्टिवली भाग भी लेती हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज तो अरेंज हुई थी। पहले हमारे पिताजी ने मुझे कहा कि अब शादी करना है, तो पहले तो मैं पूरे जोश से काम में लगा था, तो मैंने कहा कि क्या करेंगे शादी करके, काम में इतने लगे हैं। लेकिन फिर ये तय हुआ कि शादी करना है, तो परिवार के लोगों ने देखा, फिर एक बार मैंने भी देखा और शादी हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी, हमारे जो संस्कार हैं, कांटेक्ट नहीं है, समझौता नहीं है। पश्चिम में तो कांटेक्ट, जब तक पति तब तक संग्रह नहीं, तू तेरे रास्ता और मैं मेरे रास्ता। लेकिन भारत में ये संस्कार है, पवित्र आत्माओं का बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। और जब जन्म जन्म का साथ होता है तो उसको उसी पवित्रता के साथ हम निभाते भी हैं। वैसे व्यस्त इतने रहते हैं कि फुर्सत के क्षण नहीं मिलते, लेकिन जब भी कहीं जाते हैं सरकारी कामों के अलावा, तो मेरी कोशिश रहती है कि हम दोनों साथ जाएं, मंदिर में पूजा करने जाएं, बाकी धार्मिक आयोजनों में जाएं, तो उनमें हम साथ रहते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं
कि पति को पत्नी को भी बराबर आदर देना चाहिए। दोनों समान हैं और एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। तभी गृहस्थी की गाड़ी भी ठीक चलती है और तभी बच्चों के संस्कार भी ठीक रहते हैं। ये भारत का सोच है बेटी। शिवराज जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और आपने बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर प्रदीप चौबे का फैसला आज के मुकदमे का। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। हमने उनसे पूछा उनकी योजनाओं के बारे में, तो जो लोगों को मुफ्त के उपहार बांटते हैं उनके बारे में, मध्य प्रदेश की सरकार के काम के बारे में, विरोधी दलों के आरोपों के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जनता ने कई सवाल पूछे। शिवराज सिंह चौहान ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने डॉक्टर प्रदीप चौबे के फैसले का। श्री शिवराज सिंह चौहान जी 13 साल की उम्र से ही ये सेवा की फील्ड में थे। तब से आज तक इन्होंने बहुत मेहनत की है और सही मायने में मामा बन के दिखाया है। ही हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और इस अदालत का ये आदेश है कि ये इसी तरह सेवा करते रहें और कामयाब हों। और इनके इल्ज़ामात इनके काम और सेवा के आगे बिल्कुल ही फीके हैं, इसलिए उन सब से ये बाइज़्ज़त बरी किए जाते हैं। इस देश को आपके जैसे पॉलिटिशियन की सख्त ज़रूरत है और आपकी सियासत हमेशा बरकरार रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि शिवराज सिंह चौहान इसी तरह से विनम्र बने रहेंगे, सरल सहज बने रहेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे, आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए